अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.7 को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, इसको रीड करते हैं। अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स F। साथ साथ इसका डाटा भी नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन, मतलब उसका वेट गिवन है हमें उस बॉल का, विच इज़ बेसिकली 5 न्यूटन, और उसको हमने एक रोप के साथ हैंग किया हुआ है। ठीक है, अभी इसकी डायग्राम देखेंगे तो समझ आ जाएगा। द रोप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग, तो हमें थीटा भी दिया हुआ है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें बेसिकली फोर्स फाइंड करनी है, और एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हमें टेंशन भी फाइंड करनी है। अगर हम इसकी डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें तो डायग्राम आपके सामने है। इसमें हो क्या रहा है कि ये एक सीलिंग के साथ हमने एक रोप को बांधा हुआ है, ये जो आपके सामने है, और ये इसके साथ एक बॉल हैंग की हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल सीधी बॉल थी, हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई F, और हम उस बॉल को पकड़ के राइट साइड पे ले गए इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब ये फोर्स हमें चाहिए, और इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन की फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। टेंशन की फोर्स का होपफुली आपको आइडिया होगा, हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पढ़ा था। टेंशन की फोर्स क्या होती है, जब भी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर थोड़ी खिंचाव आता है तो उसकी वजह से एक उसके अंदर टेंशन की फोर्स पैदा हो जाती है। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर वो भी फाइंड करनी है, और जो फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई की है इसको इस पॉइंट तक लाने के लिए, वो फोर्स भी हमें चाहिए होगी। होपफुली आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो अब ज़रा इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसमें हम एक और काम करते हैं। अगर आप बॉल को देखें तो बॉल का हमें क्या दिया हुआ, उसने इसमें वेट दिया हुआ है। तो वेट इस टाइम पे अगर हम देखें तो किधर एक्ट कर रहा है, वेट बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। तो W आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, देखने में आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखें, ये आपके पास है टेंशन की फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। तो हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि हम किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस टेंशन के वेक्टर की बात करूं, इसको मैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, तो मेरे पास ये दो कंपोनेंट्स इसके बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा T का y कंपोनेंट बन जाएगा, चूंकि y एक्सिस के अगेन अलोंग आ रहा है, और ये हमारे पास T का x कंपोनेंट बन जाएगा। मतलब हमने उस टेंशन को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये Ty हो गया और ये Tx आपके सामने आ गया। अगर आपको वो टॉपिक याद है तो आपको पता होगा कि जो y कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे Ty लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ T साइन थीटा, और ये जो Tx होगा मेरे पास, ये होगा T cos थीटा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ। पेज नंबर 85 पे आए तो आपके सामने ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। इस चैप्टर में हमने, या इस टॉपिक में हमने क्या किया था, हमने फोर्स का एक वेक्टर था, उसको हमने ड्रॉ किया था उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो उसका जो x कंपोनेंट था वो f cos थीटा बन गया था, और उसका जो y कंपोनेंट था वो f sin थीटा बन गया था। सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इसको लिख लिया। अब Ty हमारे पास है T sin थीटा, और Tx हमारे पास है T cos थीटा। अब आते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आप अगर देखें तो वेट भी आपका y एक्सिस के अलोंग है, और ये जो टेंशन का y कंपोनेंट है ये भी उसी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो W किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, Ty के। ठीक है, तो Ty हमारे पास क्या है, वो है T साइन थीटा। तो लिख लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। W हमें गिवन है 5 न्यूटन, तो मैं 5 लिख देता हूँ। T हमने फाइंड करना है, उसको यहीं पे रहने देते हैं, और साइन थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। अब कैलकुलेटर की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 हमारे पास होता है 0.866, ये आ गया 0.866 T किसके इक्वल है, 5 के। हमें तो T चाहिए तो हम T को इधर रहने देते हैं, 0.866 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा। अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ
इसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.77। तो मेरे पास टेंशन की जो वैल्यू आई वो आई 5.77 न्यूटन, क्योंकि टेंशन भी इटसेल्फ एक फोर्स होती है तो हम इसको न्यूटन के यूनिट्स में ही लिखेंगे। तो हमारे पास, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.8 न्यूटन। ठीक है, तो हमने जो दो चीज़ें हमसे पूछेंगी थी उसमें से एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, जो कि बेसिकली हमारी टेंशन की फोर्स है। ठीक है, अब आते हैं, अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें ये फोर्स चाहिए, ये वाली फोर्स जो हमने उस बॉल पे लगाई थी और उस बॉल को यहाँ इसकी सेंट्रल पोजीशन से उठा के हम राइट साइड पे ले गए थे। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया है कि वेट की डायरेक्शन में बेसिकली टेंशन का वाई कॉम्पोनेंट है। इसी तरह से अगर मैं देखूँ तो ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में मेरे पास टेंशन का कौन सा कॉम्पोनेंट बन रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट। तो मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी इसके वाई कॉम्पोनेंट के साथ किया, सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये जो मेरी फोर्स है वो किसके इक्वल बनेगी, टी एक्स के, मतलब इसकी लाइन में कौन सा आ रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट आ रहा है टेंशन का। तो सेम उसको भी लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू टी कॉज थीटा, क्योंकि हमने भी देखा है टी एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स कॉम्पोनेंट किसके इक्वल होता है, टी कॉज थीटा के। तो हमें फोर्स चाहिए, फोर्स हम लिख लेते हैं, टेंशन हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, ये 5.8 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 5.8 कॉज और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। 5.8 मल्टीप्लाई बाय कॉज 60 डिग्री, तो आंसर हमारे पास आया 2.9। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आई वो आई 2.9 न्यूटन। तो हमने बेसिक से छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने दोनों अपनी चीज़ें फाइंड कर ली। आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि हम इसको किस तरह से टेंशन को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें जो वाई कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा और एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा। अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया था तो दैट मीन्स कि आप इसको आसानी से कर लोगे। उसके बाद फिर काम कुछ भी नहीं रह जाता, हम देखेंगे वाई एक्सिस पे कौन कौन से चीज़ें आ रही हैं और एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो दोनों को इक्वल रख देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी।